लगातार हमारे इस प्रैक्टिस सेशन की क्लास जो चल रही है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हमने ज्योमेट्री के 5 सवाल और अर्थमेटिक के 5 से 6 सवाल लिए हैं। और ये सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं वहाँ से टफेस्ट कैटेगरी में जो आते थे, यानी जो हार्ड लेवल क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते थे, वहाँ से हमने ये 5-6 सवाल और 5-6 सवाल अर्थमेटिक को उठाए हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने ज्योमेट्री के जो 10 से 11 सवाल कराए थे वो भी उसी लेवल के सवाल थे, यानी फिगर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमारा ज्योमेट्री का था हार्ड लेवल का, वहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाया था और कराया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारी वीडियोज़ नहीं देखे हो तो आप जाइए, पिछले जितने भी वीडियोज़ हमने बनाई हैं मॉक टेस्ट के रूप में, यानी जो स्पीड टेस्ट के रूप में हमने बनाए हैं, लगभग 4 से 5 वीडियोज़ होंगे, वो सारे के सारे वीडियोज़ देखें। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप और भी लोगों तक इसे शेयर करिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। आज की क्लास हम शुरू करते हैं, एक एक कर 10 सवाल को देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे, इसके पीछे कौन सी कॉन्सेप्ट है। आज का पहला सवाल हमारा है, कुछ लोगों का कहना था कि सर क्वेश्चंस हिंदी में लगा दीजिए। ज्योमेट्री का सवाल अगर फिगर बेस्ड होता है तो उसमें कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो आप समझ नहीं पाते हो। वैसे हम हिंदी तो करके समझा ही देते हैं, अगर ए बी का वैल्यू 5 है, बी सी 6 है, तो इस तरह से हिंदी उसमें क्या आप करें। हम देखिए क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल। अब देखो इतना आसान है कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पी क्यू आर हमारा जो है वो एक त्रिभुज है। बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा, फिगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। अब कहता है कि एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब। अब इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो इस तरह से इंस्क्राइब किया गया है, यानी अंदर में लगाया गया है ना। अब कहता है कि क्यू डी का वैल्यू 2 है, ये जो क्यू डी है हमारा 2 है, क्यू सी 5 है, सी आर 3 है, बी आर 4, पी बी 6 और पी ए 5, उसके बाद है ए डी 3। ये हमारे सवाल है। अब इसमें हिंदी कहीं कुछ है क्या जानने वाली चीज़ें जो आपको हिंदी में परेशानी हो रही है इंग्लिश क्वेश्चंस देख करके? वैसा कुछ तो है नहीं, जो फिगर में दिया हुआ था हमने वो यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन आगे कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसका एरिया आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, समझ में आई क्वेश्चंस? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, करना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, हमारे 2018 के मेंस में आए हुए सवाल है। और ए बी सी डी का आपसे एरिया पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल का, तो बहुत साफ चीज़ है इसमें कि अगर आपको ये जो फिगर सैडेड किया हुआ है, सैडेड जो फिगर है हमारे सामने, ये फिगर सैडेड है, इसका एरिया निकालने के लिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, यानी एक जो त्रिभुज हमारे सामने है इस तरह से पी क्यू और आर, इसके एरिया को निकाल करके जो छोटे छोटे तीनों त्रिभुज दिख रहे हैं उसके एरिया को अगर हम घटा देंगे तो शेष भाग का एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आए क्या कह रहे हैं? कि आप बड़े वाले त्रिभुज का पहले एरिया निकाल लोगे, फिर जो छोटे छोटे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं उसके एरिया निकाल करके अगर आप घटा लेते हो तब आपको बीच वाला जो भाग है वो दिख जाएगा। और ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं, है ना। बातें समझ गए? अब देखते हैं कि जो पी क्यू आर है उसका साइड की बात करते हैं। तो 5 3 8 2 10, ये 10 है, 6 4 10 है और 5 3 8 है। आप देख रहे हो कि जो पी क्यू आर हमारा ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, सॉरी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा हमारा। और समद्विबाहु त्रिभुज 10 और 10 दो साइड बराबर है, इसलिए हम कह रहे हैं। समझ में आ रही है? तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का भी काम करता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। समझ में आ रही है? और ये जो लाइन है वो नीचे वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब जो ये 8 होगा वो 4 और 4 के भाग में बट गया। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ रहा है आपको? अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ हम नाम दे देते हैं, सपोजियम कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारा बेस पता है, साइड पता है, अगर हाइट मिल जाए तो एरिया आप कैसे निकालते हो? हाफ बेस गुना हाइट। तो बेस हमारे सामने है, हाइट निकालने के लिए क्या करोगे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको,
PMQ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल सेम PMR भी वैसा ही है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो PM का वैल्यू मिल जाएगा, यानी 100 में से 16 गया तो हमें 84 मिलेगा, 21 × 84, यानी ये जो PM का वैल्यू हुआ वो 2√21 हुआ। इतना समझ में आ गया। अब एरिया की अगर हम बात करेंगे तो जो एरिया होगा बड़े वाले त्रिभुज का वो हाफ, बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 2√21। इसका मतलब हुआ 8√21 जो हुआ वो इस त्रिभुज का एरिया हो गया। लेकिन ये निकालने से तो अभी कुछ बात नहीं बनी है हमारा, बात तब बनेगी जब हमें तीनों त्रिभुज की एरिया भी पता होगा, तब हम इस वैल्यू में घटा करके और फिर हम आंसर करेंगे, है ना। अब ये छोटे छोटे त्रिभुज का एरिया निकालने की बात ही समझ में अब एक चीज़ आपको पता होगा कि जब कोई त्रिभुज है हमारे सामने, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आप बहुत आसानी से हाफ, बेस और हाइट कह देते हो एरिया निकालने के लिए। जब हमारे सामने तीनों साइड पता होता है और कुछ नहीं पता होता है तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लगाते हो, यही लगाते हो ना। लेकिन जब आपके सामने दो साइड होगा और बीच का एंगल पता होता है तब एरिया निकालने के लिए आप एक और तरीका लगाते हो, हाफ A/B और साइन थीटा। ये भी एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। वैसे और भी तरीका है एरिया निकालने का, हर एक ट्रायंगल का अलग अलग होता है, वो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। बस अभी जितनी ज़रूरत है कि एरिया अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा हाफ BH, अगर तीनों साइड पता होगा तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे, और अगर हमारा एरिया होगा और दोनों साइड पता होगा और बीच का एंगल पता होगा तब एरिया हाफ AB × साइन थीटा करते हैं, है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक एक करके समझेंगे। पहले ये चीज़ें अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा है और ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल की बात हुई। यानी यहाँ से अगर हम कहेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एंगल वो 2 थीटा हो गया, देख रहे हो फिगर में, और ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब एक एक करके हमें पता है कि दोनों साइड पता है और बीच का एंगल पता है, दोनों साइड पता है और बीच का एंगल पता है, दोनों साइड पता है और बीच का एंगल पता है, तो हम बारी बारी से निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले साइन थीटा का वैल्यू तो पता होना चाहिए हमें, समझ में आ रही है। और कॉस थीटा का देखो, यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप कहोगे सर लंब बटा आधार होगा, यानी 4/10 होगा, यानी 2/5 होगा। ये हमारा हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार हम निकाल चुके हैं 2√21 और बटा 10, यानी √21/5 ये हो गया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से 2 थीटा का, जो साइन 2 थीटा के बारे में है, तो हम साइन 2 थीटा भी निकाल लेंगे। और साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा × कॉस थीटा, ये फॉर्मूला सभी को पता है ना। अब 2 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू 2/5 और कॉस थीटा √21/5। अब यहाँ से हो गया ये 4/21/25, ये है हमारा साइन 2 थीटा। हम बारी बारी से तीनों निकाल लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन 2 थीटा। इस चीज़ को हटा देते, समझेंगे यहाँ से। अब हमें चाहिए छोटे छोटे तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो पहले चलते हैं बड़े वाले में, तो क्या होगा हाफ 6 और 5 इंटू करते ना हाफ AB, मतलब 6×5 = 30, और साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह पे हमने निकाल क्या रखा है, क्योंकि साइन थीटा होता है और थीटा की जगह पे यहाँ 2 थीटा है, तो हम निकाल रखे हैं 4√21/5। ये समझ में आ गई। यानी जो एरिया निकला हमारा वो कितना निकला, ये हो गया, ठीक है ना, 2, और ये हो गया कितना 6, 6×5 = 30, यानी 6 दूना 12 √21, यही निकला। उसके बाद ये ठीक क्या हुआ है, हाफ साइन 2 थीटा जब हम निकाले तो 2 sin थीटा × कॉस थीटा 2/5 और √21/5, यानी 4√21/5, 4√21/25 है ना, यहाँ पे गलती ये हो रही थी। अब आप देखो यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ 5, और ये कितना हो गया 6, यानी 12√21/5। क्लियर है। चलते हैं यहाँ पे हाफ दोनों साइड कितना 5 दूना 10, और यहाँ साइन देखो 90 माइनस थीटा होगा,
साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 21/5, यानी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 21, यही हो गया ना। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो फिर हाफ 4 तिया 12 और फिर से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये 21/5 होगा, तो फिर ये हो गया 6 रूट 21/5। अब हमारे सामने समझना है, देखो एक चीज़ गौर से, एक रूट 21/5, रूट 21 और यहाँ भी रूट 21 है, तो हम क्या करते हैं कि रूट 21/5 को साइड करते हैं। जब रूट 21/5 को साइड करेंगे तो ये 12 मिलेगा, समझ में आ रहा है। रूट 21/5 को साइड करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, और रूट 21/5 को जब हम साइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी रूट 21/5 को हमने साइड कर लिया है। अब ये तीनों का सम कितना होगा, तीनों छोटे छोटे त्रिभुज का एरिया मिल चुका है, 12 6 18 5 23, ये टोटल 23 हो गया है ना, ये 23 हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ से, ये वाला में अगर हम रूट 21/5 हटाएंगे तो ये 40 रूट 21/5 लिख सकते हैं, तभी तो ये 221 मिलेगा। यानी जब रूट 21/5 हटाएंगे तो यहाँ 40 रह गया, यानी पूरे बड़े वाला जो एरिया मिला वो 40 मिला, और इसमें घटा देंगे छोटे छोटे एरिया 23, तो हमें कितना मिलेगा 17, और आप रूट 21/5 पहले से हटा चुके थे, यानी आपका जो आंसर है 17 रूट 21/5, और यही था हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखो एक एक चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश किया है। आपको बस यहाँ ये कोशिश करना है कि हम इस क्वेश्चन को समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे। आप अभी ये मत सोचो कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता तो आप सॉल्व करते या नहीं करते, वो चीज़ें अभी छोड़ो। अभी आप सीख रहे हो इस चीज़ों को करने के लिए कि नहीं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर ये मिल जाए, और अगर अभी आप ये नहीं सीखते हो तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा आपसे। इसलिए अभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और अगर आप समझ गए हो तो बेहद आसान चीज़ें था, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। समझ में आ गई, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो गई ना। एक बार थोड़ा सा हिंट करते हैं हमने ये बोला कि सैडेड एरिया चाहिए, तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज के एरिया निकाल करके छोटे छोटे तीनों त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट पता था और बेस पता था, तो हम लगा दिए, हमें 8 रूट 21 मिल गया। अब छोटे छोटे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमने बोला कि हमें दोनों का साइड पता है और बीच का एंगल पता है, तो वहाँ पर हम एरिया निकालते थे हाफ AB, यानी दोनों साइड का गुणनफल इंटू साइन थीटा। वही चीज़ हम लगाते गए और एरिया आप आसानी से निकाल पाए, है ना। क्लियर हो गई। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। मिटा दें इस चीज़ों को। और आप वीडियोस को देखा करिए, ये चीज़ें आपके लिए ही किया जा रहा है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये चीज़ें बहुत आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। अगला प्रश्न हमारा है ये, कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। और मतलब बहुत साफ है कि हमारे सामने एक स्क्वायर है जो इस तरह से दिया हुआ है ABCD। अब इसमें हिंदी क्या करें, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है और ABCD उसका नाम हो गया, है ना। अब कहता है जो इसका साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, साइड भी दे रखा है। कहता है कि E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली, यानी इसका जो मिड पॉइंट है वो E और F दे रखा है। फिगर आप देखो ना, फिगर में दिख रहा है। फिर कहता है कि EPF इज अ सेमी सर्कल। अभी यहाँ से ये चीज़ें मिला करके क्या किया है कि एक सेमी सर्कल बनाने की कोशिश किया है यहाँ पे। फिर बोला है कि एक स्क्वायर भी बनाने की कोशिश किया है यहाँ से, और ये स्क्वायर है L, M, N और O। फिर कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन कौन है हमारा, ये वाली एरिया सैडेड रीजन है, ये वाली एरिया सैडेड रीजन है, और यहाँ से ये वाली एरिया सब सैडेड रीजन है ना। एरिया मतलब सेमी सर्कल और स्क्वायर को छोड़ करके सारे एरिया सैडेड रीजन आ गए हमारे, सारे एरिया सैडेड रीजन है।
अब यही कहते हैं कि आपको इस एरिया का ये एरिया बताना है जो साइडेड रीजन है हमारा, यानी जो छायांकित भाग है उसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये साइडेड रीजन हो गया हमारा। तो देख रहे हो आपको करना क्या है, ये चीज़ें तो बहुत साफ है कि पहले पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लो, फिर वो स्क्वायर जब निकल गया एरिया में तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, और फिर हमारा स्क्वायर का एरिया निकाल लो, और फिर घटा दोगे, बच जाएगा साइडेड रीजन, है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ से लाइन और इस लाइन को मिलाते हैं तब आप देख रहे हो कि जो साइड हमारा स्क्वायर का है वही साइड ये देगा। मतलब ये हुआ कि पूरा तो हमारा कितना था, 14 था, तो 14 मतलब ये कितना, अगर मिड पॉइंट है तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। अभी आपको दिख रहा है कि सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। सेमी सर्कल का रेडियस अगर 7 होगा, पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमारा रेडियस 7 होता है तो सर्कल का जो एरिया होगा वो 154 होगा और पेरीमीटर 44 होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको हमेशा ऐसे ही रट के रखना है। रेडियस 7 तो एरिया 154, पेरीमीटर 44। ठीक है, ये चीज़ें समझ रहे हो। अब आप बताओ यहाँ से कि सेमी सर्कल का रेडियस 7 है और हमें इसका एरिया चाहिए, तो पूरा सर्कल 154 होता है तो सेमी सर्कल 154/2 होगा कि नहीं। तो आप कहोगे सर ये 77 हो गया, यानी सेमी सर्कल का एरिया कितना, 77। बहुत आसान तरीके से आपने कह दिया। फिर आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 7 दिख रहा है। डायगोनल क्या होता है आपको पता है, √2 गुना जो साइड होगा वही डायगोनल होगा, ऐसे दिखते हैं। और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 2 होते हैं और ये साइड का स्क्वायर होगा और ये डायगोनल का स्क्वायर होगा। 2 यहाँ से ख़त्म होगा तो बटा 2 करेंगे। मतलब देख रहे हो, साइड का स्क्वायर जब वो डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 है, इसका मतलब हुआ कि जो एरिया होगा वो डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 होगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, बात समझ रहे हो, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर में एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है कि अगर हमारा स्क्वायर के अंदर कोई स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से, और इसका अगर एरिया सपोज 44 है तो अंदर वाला का एरिया जो स्क्वायर का होगा वो आधा होगा 22। उसके बाद अगर हम इसका फिर से अंदर में एक स्क्वायर बनाते हैं और इसका एरिया अगर 22 था तो इसका एरिया 11 होगा। बातें समझ रहे हो आप, यानी मिड पॉइंट के मिलाने से जो स्क्वायर बन रही है वो बाहर वाले स्क्वायर के एरिया का आधा होता चला जाता है। तो चीज़ें यहाँ पे है कि अगर हमें एरिया चाहिए तो डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर 49/2 होगा, और 49/2 का मतलब 24 दूना 48, यानी 24.5 होगा। हमने क्या किया, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, या स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 7 2 9 1 10, 101.5 होगा। यही होगा ना, 77 + 24, तो 7 4 11 और 7 2 9 1 10 + 5। और पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। इसमें घटा देंगे, यही तो हमारा साइडेड रीजन रह गया। तो ये हमारा हो गया 5, 6 में से 1 गया, और ये कितना हो गया 9, 94.5। कहीं गलती हो गई क्या, सॉरी, ये होगा ना हमारा 5 में से 1 गया 4, सॉरी, ये 94.5 होगा। क्लियर हो गई। 94.5 जो हमारा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर साइडेड रीजन का एरिया है। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, स्क्वायर का एरिया निकाल करके सेमी सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। अब कैसे निकाला है ये चीज़ें हमने बताया आपको कि जब हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिलाए तो ये हमारा इस पूरे साइड का स्क्वायर का आधा वाला भाग है, साइड का आधा भाग है। अगर पूरा 14 है तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। बाकी आप आसानी से कर सकते हो, मिटा दें इस चीज़ों को। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। बस अब जो फिगर है वो हम बना देते हैं आपके लिए। फिगर है, ये है हमारा फिगर, इस तरह से है कि ये है हमारा, ठीक है ना,
A B C D E F। सबसे पहले ये कहा गया है कि हमारा एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब षष्ठभुज, और षष्ठभुज के सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जितने भी ट्रायंगल होते हैं इसमें देखिए ना, जितने भी ट्रायंगल होते हैं, कितने ट्रायंगल से मिलकर बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल से मिलकर बने होते हैं। और ये छः के 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं अब इसी के बेस पर एक हमारा साइड ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, और इसी के बेस पर एक ट्रायंगल हमारा इस तरह से बना हुआ है। क्लियर हो गई ना। अब जब ये है हमारा S और R, ये है हमारा P और Q, कहता है सैडेड रीजन का एरिया, मतलब सारे जो ट्रायंगल है वो सैडेड है, केवल इसे और इसे छोड़ करके, और सारे के सारे जो ट्रायंगल है वो भी इक्विलैटरल है। एक चीज़ फिर यहाँ समझेंगे, यहाँ सीखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड हमारा A होता है तो पेरीमीटर क्या होगा, आप कहोगे 3 गुना साइड होता है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3 3/4 गुना साइड का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर, यही होता है ना। हाइट या एल्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है इक्विलैटरल का, √3/2 गुना साइड। उसके बाद सरकम रेडियस क्या होता है, तो आप कहते हो सर A/√3 होता है, और इन रेडियस क्या होता है, A/2√3 होता है। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का कुछ फॉर्मूला है, और भी बहुत कुछ होता है, इंटरनली जब करेंगे वो सब हम सीखेंगे। वैसे जनरली आपको इतना जानना है, अगर आपका साइड A ना होकर के 2 हो जाए, बातें समझिएगा, अगर आपका साइड A ना होकर के 2 हो जाए तो देखिएगा और से पेरीमीटर कितना होगा, 6, पेरीमीटर 6, और एरिया तो यहाँ साइड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर √3। आप देखो हाइट कितना होगा, √3, और आपका ये रेडियस कितना होगा, सरकम रेडियस, तो आप कहोगे 2/√3, और इन रेडियस कितना होगा, 1/√3। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बातें समझ रहे हो। याद रखना है कि जब हमारा साइड 2 होगा, पेरीमीटर 6 होगा, एरिया √3 होगा, हाइट √3 होगा, रेडियस 2/√3 होगा, और इन रेडियस 1/√3 होगा। समझ रहे हो। अब देखो अगर आपका साइड सपोज 4 रहता, अब कैसे याद रखना है वो समझाते हैं। आपका हो सकता है साइड 4 रहता, तो देखो 2 अगर है तो पेरीमीटर 6 है, तो ये कितना गुना 4 है, 2 गुना, तो पेरीमीटर 2 गुना होता 12। लेकिन एरिया ध्यान रखना है कि स्क्वायर होता है, तो जब आपका साइड दुगना हुआ है तो एरिया आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना होगा। बात समझ रहे हो, यानी 4√3 होगा। अगर हाइट आपका √3 है और ये 2 गुना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुना कर दो, दुगना होगा ये भी। ये देखिए रेडियस 2/√3 है जब साइड 2 है, जब साइड 4 होगा तो ये 4/√3 हो जाएगा। और ये देखिए जब आपका रेडियस 2 है तो 1/√3 है, सॉरी जब आपका साइड 2 है तो रेडियस 1/√3 है, जब दुगना होगा तो क्या करेंगे हम 2/√3 कर लेंगे। देखिए इस तरह से वैल्यू हम स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल चुके हैं सारे के सारे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम इस प्रश्न पे। ये हमारे सामने 6 के 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं जिसका साइड 6 6 6 इस तरह से दे रखा है। अगर अब ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये भी इक्विलैटरल होगा और ये भी इक्विलैटरल होगा, सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल हैं, जबकि ये दोनों सैडेड नहीं है। ये दोनों देख रहे हो फिगर में, ये दोनों जो हमारा त्रिभुज है वो सैडेड नहीं है, बाकी सारे त्रिभुज सैडेड हैं। तो इसका एरिया चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक त्रिभुज का एरिया निकाल करके आप 8 से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। साइड कितना है देखिएगा 6 है ना, जब साइड 2 था तो एरिया कितना था √3, जब साइड 6 हो गया तो 2 का कितना गुना 3 गुना, तो एरिया 9 गुना 3 का स्क्वायर 9, यानी 9√3, 9 8 72√3 हमारा आंसर। बात समझ में आ गई आपको, ये चीज़ें क्लियर हो पाए हैं। पहली बातें जो आपको बहुत बेसिक से समझने की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमने समझाने की कोशिश किया आपको। कहीं दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें समझने में। चलो देखो आप इस प्रश्न को कैसे कर सकते थे, ये भी मिटाओ चीज़ों को। वैसे अगर थोड़ा सा आप
वैसे और भी अगर दिमाग लगा सकते थे थोड़ा सा, वो वाला मिटाए से। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को सोचना चाहते हो और ऑप्शंस पे ध्यान दे करके, तो ये चीज़ें हमें पता है यहाँ पे कि टोटल के टोटल 8 त्रिभुज थे, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखना था कि जब हमारा साइड 2 है तो एरिया तो √3 था, इसका मतलब नीचे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस 8 को काट पाएगा। बातें क्लियर हो गई आपको। जब भी वो चलेगा तो पूरा का पूरा इंटीजर में ही चलेगा, बटा के फॉर्म में कुछ नहीं रहेगा। अब आप बताओ, जब यहाँ 8 है तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा। अब उसको जब गुना करोगे तो ये 8 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए ना। ऑप्शन में देखिए हमारे सामने पहला और तीसरा ऑप्शन ही 8 का मल्टीपल है, दूसरा और चौथा नहीं है। तो दूसरा और चौथा भी हम ख़त्म कर लेंगे, केवल हमारे सामने पहला और तीसरा ऑप्शन रहेगा। अब ये दोनों ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तब आप कुछ सोच सकते हो। कोई अगर गलत भी करोगे यहाँ पे ना, तो कम से कम 2 ऑप्शंस आप गलत नहीं करोगे। 2 ही ऑप्शंस में आप 50-50% कन्फ्यूज रहोगे। बातें समझ रहे हो आप कैसे करना था। तो ये दोनों ऑप्शंस को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर लिए, अब 2 ऑप्शंस पे हमारे सामने रह गया। अगर अब गलत भी करना होगा तो ठीक है, अब 50% ही गलत होंगे हम। समझ में आ गई ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 8 और 6। मतलब एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 8 और 6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न है जो कुछ लोगों का कहना है कि गलत है। समझ रहे हो आप, क्यों गलत है वो भी बता देंगे। और वैसे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें, बहुत आसानी से मिलेगा। पहले देखेंगे बेसिक से कैसे इसको करना है। कहते हैं कि द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स 4 वर्टिसेस सच दैट द रिजल्टिंग फिगर इज अ रेगुलर ऑक्टागन। व्हाट इज द साइड ऑफ द ऑक्टागन। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। ये हमारे सामने एक रेक्टेंगल हो गया, और आप इसे काटना चाहते हो, ठीक है। आप इसे काटना चाह रहे हो, इस तरह से कुछ कट गया। अब देखो ना, हमारे सामने एक ऑक्टागन बन गया है। ये फिगर हमारे सामने कैसा फिगर है, ऑक्टागन वाला फिगर है। ये वाली चीज़ें हमारा क्या है, एक ऑक्टागन फिगर है। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना हुआ है फिगर। इसका जो लंबाई है वो कितना है, 8 है, और जो चौड़ाई है वो कितना है, 6 है। इस फिगर को गलत हम कैसे कह सकते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है ना, और ये 8 एक्सटीरियर एंगल देगा। देखिए ना, ये जो एंगल है वो 8 एक्सटीरियर एंगल है, और ये भी एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। 2 हो गया, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6 और 2 यहाँ 8। तो प्रत्येक एंगल बराबर होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन है ना। तो 360/8 जब हम करेंगे तो 45 डिग्री होगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। मतलब है कि ये जो होना चाहिए हमें वो 45 डिग्री का, और ये भी होना चाहिए 45 डिग्री का। अब ये तो रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री है। तो अब देखो गौर से कि ये हमारे सामने 90 डिग्री है, ये 45 और ये 45। मतलब ये कैसा एंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों 45-45 है तो साइड बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब जितना वैल्यू ये होगा उतना ही वैल्यू ये होगा, ये कुछ भी हो जाए। बात समझ रहे हो आप। इस फिगर को आप गौर से हम समझेंगे थोड़ा सा कि लंबाई हमारा ज़्यादा है। लंबाई क्या है, ज़्यादा है ना, क्योंकि लंबाई 8 है और ये 6 है। तो जितना लंबाई हमने यहाँ पे ये कट किया है उतना ही लंबाई ये रहेगा क्या। फिर से समझना है बात को कि जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ये रखेंगे तो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी लंबाई कम हो जाएगी और यहाँ पे इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर वो तो सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो साइड हुआ नहीं। तो इसी कारण हम कहते हैं कि फिगर गलत है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करना है, आपके मेंस में पूछा हुआ है तो हम करेंगे। कैसे करेंगे वो भी सिखाते हैं आपको, और तुरंत कैसे करेंगे वो भी सिखाएंगे। पहले अभी समझते हैं इसको, बहुत आराम से समझेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न है जो देखिए, कहता है ये
कि अगर ये पूरा 8 है समझना है, और ये साइड को अगर हम a मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, सारा a है साइड हमारा, ठीक है। तो और इसे हम मान लेते हैं x, और इसे मान लेते हैं x, ये दोनों तो बराबर ही होगा ना, ठीक है। अब ये वाली जो चौड़ाई है उसे हम बाई मान लेते हैं, तो ये भी बाई होगा। मतलब क्या मिला आपको कि पूरा जो 8 है वो किस तरह से आपको मिला, एक एक चीज़ समझेंगे। 8 का जो वैल्यू मिला वो हमें मिला 2x प्लस a के रूप में। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे, समझ रहे हो, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 8 माइनस a बटा 2 होगा, और ये वैल्यू x का देगा। सेम चीज़ अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो 6 का जो वैल्यू है वो 2 बाई प्लस a के बराबर है। यहाँ से अगर हम बाई का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 6 माइनस a बटा 2 होगा। देखो ना हम क्या क्या निकाले हैं, x और y का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं, ये तो x भी है ना, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये 90 डिग्री है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कॉर्नर पे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ये पढ़े हो आप, पाइथागोरस पढ़े हो ना। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ रखेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल देखो आप अच्छे से। अब x का वैल्यू जब यहाँ से हमने रखा तो 8 माइनस a बटा 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस a बटा 2 का स्क्वायर। इतना बड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो कितना आसानी से आपको मिलने वाला है। अब देखो यहाँ a यहाँ भी, a यहाँ भी, a यहाँ भी, आराम से अब सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल पाओगे आप। यानी जो भी आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाओगे तो a का मान आपको निकल जाएगा और वही ऑक्टागन का साइड होगा। निकाल देते हैं, बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। 8 का स्क्वायर 64a 16a प्लस 36 प्लस a का स्क्वायर माइनस 12 है। नीचे 4 और 4 मिलेगा, हम यहाँ भेज देते हैं 4a स्क्वायर का, ठीक है। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर आपको 2a स्क्वायर देगा, इधर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2a का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक हुई, हो गया बात। ये 36 है और ये 64 है, टोटल कितना होगा 100 होगा। अच्छा अभी उसको उधर रखते हैं ना, अभी उसको उधर रखते हैं, आप यहाँ तक समझो। 36 प्लस 64 कितना होगा 100 होगा, और माइनस 16 है और माइनस 12 है, मतलब माइनस का 28a यही होगा। और ठीक है, अब आप बताओ यहाँ से कि a का स्क्वायर जो होगा वो प्लस का 14a और माइनस का 15 बराबर 0 होगा। ये आपको रिजल्ट मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू आपको किस फार्मूला से, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस b के जगह पे कितना है, माइनस 14 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बी स्क्वायर कहने का मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac मतलब 50 गुना 4 यानी प्लस का 200, क्योंकि माइनस पहले से है और माइनस में c हमारा है तो प्लस का 200 होगा 520 और बटा 2a का मतलब 2। ये देखिए माइनस 14 प्लस माइनस ये जो हो गया हमारा वो हो गया 396 हुआ और बटा 2 हुआ। अब आप देखो यहाँ से 11 या 33 और 11 छक 66 यानी ये 36 गुना लिखा हुआ है। इसको ऊपर देखें, ये माइनस का 14 प्लस माइनस ये जो लिखा हुआ है वो 36 गुना 11 लिखा हुआ है, 36 गुना 11 लिखा हुआ है और बटा 2 हो गया। यानी माइनस 14 प्लस माइनस ये हो गया हमारा 6 रूट 11, 36 का 6 और बटा 2, यानी माइनस वाले को हम छोड़ देते हैं प्लस वाले को लेते हैं तो 3 रूट 11 माइनस 7, क्योंकि 14 बटा 2 हमारा 7 देगा। 3 रूट 11 माइनस 7 ये पहला नंबर ऑप्शन था और आप बहुत आसानी से निकाल पाए। ये थोड़ा सा ठीक है, आप कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, इतना लंबा था, आप इसको सॉल्व करके आप आसानी से आंसर कर ले। ये चीज़ें समझ गए क्या सारे लोग? कहाँ दिक्कत हुई समझने में? बिल्कुल आसान था, एक एक चीज़ करके हमने समझाने की कोशिश किया और आपको आंसर्स मिल चुका है। पहला नंबर ऑप्शन आपका ये आंसर था। देखिए आपको इतना बड़ा थोड़ी ना करना है एग्ज़ाम में, अगर आप ऐसे करने बैठ गए तब तो बहुत मुश्किल होगी। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। हटा दें इसे, देखो स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न था ये हमारा।
देखिए अब इसे क्वेश्चन यही था हमारा, फिर से इसे समझाएंगे कि एक हमारे पास आयत है और यहाँ से ये कटा हुआ भाग है ना, ये भाग है, फिर ये भाग है, फिर ये भाग है और फिर ये भाग है। ये जो है हमारा टोटल 8 है और ये हमारा 6 है। इसके अंदर ऑक्टागन है। अच्छा आप बताओ, ये साइड 8 है और ये साइड 6 है, तो जो ऑक्टागन का साइड होगा 8 और 6 से छोटा होगा या बड़ा होगा? डेफिनेटली छोटा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा इतना बड़ा 6 और ये तो इतना ही है, तो 6 से तो छोटा होगा और 8 से भी छोटा होगा। बात क्लियर हो गई। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन हमारा था 3√11 -7, 5√13 -8, 5√7 -11 और 6√11 -9। ठीक है, यही था ना हमारा। देखिए गौर से, यहाँ पे जब गौर से हम देखेंगे तो √11 क्या कहता है, कितना वैल्यू देगा? लगभग 3 के आसपास। सोच लो ऐसे कि लगभग 3 के आसपास देगा। तो 6 × 18, वैसे 3 से ज़्यादा ही देगा ये, है ना। तो 6 × 18, 18 में से 9 गया 9, 8 और 6 से छोटा चाहिए ना, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। बात समझ रहे हो हम क्या कहें, कि ऑप्शन चेक करना है कि किसका वैल्यू 8 और 6 से लगभग छोटा आएगा। अब आप बताओ, यहाँ पे आते हैं हम, ये देखो √7 है, √7 कितना देगा? 25 कितना होता है? 625 और 26 27 729 26 2.6। अच्छा ये 5 नहीं है, 4 है, सॉरी। यहाँ से ये देखो आप, तो अगर हम इसको मानते हैं 2.6 के आसपास भी, 2.6 के आसपास भी अगर इसको हम मानते हैं तो पता है ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। 5 नहीं था, 4 था, ये वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आते हैं यहाँ पे √13 कितना के आसपास है? तो आप कहोगे √13 कितना मानोगे आप? तो √13 का वैल्यू वैसे निकाल लेते हैं। देखो √16 - 3 यही होगा। 16 का मतलब 4 और 3/8 832, 3 29/8 8 × 24 और 5 8 × 48, 3.6 के आसपास, यानी 3.5। तो जब हम 3.5 करेंगे और 5 करेंगे तो 25 और 5 दिया 15, यानी 17.5 में से 8 गया, कितना होगा? 8 8 16। ये देख रहे हो 8.5 से भी आगे जा रहा है, ये चीज़ें 8.5 से भी आसपास जा रहा है, तो फिर 8 और 6 का ये वैल्यू नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं 3.11 का। 11 का वैल्यू कितना होता है? आप कहोगे सर 9 + 2 होता है, यानी 3 + 2/6 होगा, यानी 3.3 होता है, यानी 3.3 के आसपास वैल्यू जा रहा है, यानी 3.3, यानी आप 3 के अप्रॉक्स मान लो, तो 3 × 9 में से 7 गया 2। ये एक वैल्यू दिख रहा है हमें जो सही उत्तर दे रहा है, जो 8 और 6 से छोटा है और बिल्कुल निगेटिव के नज़दीक नहीं है, समझ रहे हो। तो मात्र हमारा पहला नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो आप यहाँ से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है बहुत ही सुंदर, मिटा दे। ये भी चीज़ें था जो हम कर सकते थे एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हमारे सामने एक फिगर दिया हुआ है और फिगर है हमारा कुछ ही ऐसा, और इसके अंदर आप समझना है कि ये स्क्वायर है और यहाँ भी एक एक स्क्वायर है। इस तरह से सारे स्क्वायर इक्वल है, इस तरह से, है ना, ये सारे स्क्वायर्स इक्वल है। तो हम केवल एक स्क्वायर्स का एरिया निकाल करके गुना कर लेंगे, आप आंसर कर पाओगे, है ना। मतलब ये है कि PQRS इज अ स्क्वायर और सारे आइडेंटिकल स्क्वायर है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल स्क्वायर्स? जितने भी स्क्वायर हैं, अच्छा ठीक है। और कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, यानी ये सर्कल का जो रेडियस है, बात समझ रहे हो, सर्कल का रेडियस इस तरह से ये कितना है? 14√2 है। ये है हमारा 14√2। आप बताओ, ये 14√2 है और इसका हमें एरिया चाहिए, तो सबसे पहले साइड निकाल लेंगे, ठीक है, साइड निकाल लेंगे। और साइड इसका होगा कहाँ से कहाँ तक? ये वाली वैल्यू साइड देगा, एक से अगर हमने मान लिया तो। थोड़ा सा समझना गौर से कि अगर हमारे सामने फिगर ऐसा है
और कोई स्क्वायर हम बनाते हैं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो x है वो पूरा का पूरा यहाँ तक है। बात समझ रहे हो, x जो है वो पूरा का पूरा शामिल है, यानी हम अप्रॉक्स में आंसर करेंगे। जो इसका आंसर करेंगे वो किस में करेंगे, अप्रॉक्स में, लगभग में करेंगे, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही मिनिमम है, उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। अब अगर ये चीज़ें यहाँ से मिलाते हो थोड़ा सा, तो आप समझो ये भी हमारा 14√2 है, क्योंकि ये भी तो रेडियस हो गया। जब पूरा होगा तो ये 28√2 होगा, यानी जो डायगोनल है हमारा स्क्वायर का, जो √2 गुना साइड होता है वो कितना है, 28√2। इसका मतलब साइड कितना हो गया, 28 हो गया। इस स्क्वायर का जो साइड हो गया वो टोटल हमारा कितना हो गया, 28 हो गया। अब जब स्क्वायर का साइड 28 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस स्क्वायर के साइड का आधा है, तो ये 14 होगा। यानी ये पूरा डिस्टेंस, बात समझ रहे हो, अच्छे से समझना है आपको कि ये जो पूरा डिस्टेंस हो गया वो 14 + x हो गया, लेकिन पूरा डिस्टेंस तो 14√2 था, यानी 14√2 हो गया। यानी जो x का वैल्यू है वो 14√2 - 1 है, यानी कि 2 होता है 1.414, माइनस करेंगे 0.414, यानी कि अगर हम केवल 4 को लेकर के चले लगभग में तो 1456 यानी 5.6। इसका जो साइड हो गया वो कितना मिला है, 5.6 के आसपास। अब एरिया चाहिए ना हमें 5.6 का। फिर देखो समझो इस चीज़ को कि अगर 5.6 का एरिया यानी साइड का स्क्वायर चाहेंगे, इसको थोड़ा सा और हम लगभग में कर लेते हैं, तो ये 5.5 होगा, और इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये 30.25 होगा। और इसको जब हम क्या करेंगे, एरिया को 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 से गुना करने के बाद 120 यानी 121 के आसपास आंसर आना चाहिए। और हम वैल्यू को कम करते गए हैं तो आंसर 121 से थोड़ा सा आगे आना चाहिए। देखो कौन है 121 के पास आंसर, दूसरा नंबर ऑप्शन 125.44, यही था हमारा सही उत्तर। बातें समझ में आ गई क्या किए, फिर से समझिएगा। पहले ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, हमने पूरा डायगोनल निकाला है, 28√2 मिला, तो साइड यहाँ से हम 28 निकाल लिए। ये जो भाग है वो 28 का आधा है, 14, तो पूरा जो डिस्टेंस होगा वो 14 + x होगा, और यही रेडियस के बराबर होगा। x का मान हम निकाल लिए, और x साइड का स्क्वायर है, छोटे वाले साइड का, उसका जब हम एरिया की स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया मिलेगा। और चारों साइड्स, चारों स्क्वायर का एरिया चाहिए था, तो हमने 4 से गुना कर दिया, 121 आ रहा था, यानी लगभग में जो हम वैल्यू कम किए थे वो 125 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। क्लियर हो गई ना। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, और ज्योमेट्री का आज का लास्ट सवाल है, मिटाएं इसे हम। फिगर ऐसा बना रहे, ये 1 2 3 और 4, 4 हो गया, और एक सर्कल ऐसा होगा, और एक सर्कल है जो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये फिगर सब टच है, यहाँ से ये टच है, ये वाली चीज़ें टच है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन है कि जो है वो सेमी सर्कल है, जिसमें ए बी गिवन फिगर सेमी सर्कल और ए बी 56 है। ठीक है, दिया हुआ ए बी है, ए ई है, ई एफ है, एफ जी है, और ए बी का जो वैल्यू है वो टोटल 56 है, ए बी का वैल्यू। तो कहते हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ये हमारा जो सर्कल है वो साइडेड सर्कल है, इसी का एरिया आपसे पूछा है। देखिएगा ये 56 है और ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये 14 14 14 14 होगा ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद समझना है आपको कि क्या है ये 14 है, और अगर ये सेंटर है हमारा इस सर्कल का, तो अगर हम यहाँ से इसको मिलाते हैं, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। बातें समझ रहे हो। और बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस x है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस x है, समझना है आपको अच्छे से, बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस x है और ये पूरा क्या है, पूरा, तो आप कहोगे सर इस वाले सर्कल का रेडियस है,
सेमी सर्कल का, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है पूरा कितना है 56, तो आधा 28 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 28 है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक x मान चुके हैं, तो जो यहाँ से यहाँ तक भाग होगा वो 28 माइनस x होगा या नहीं? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल होगा सर। अब आते हैं यहाँ पे, ये भाग कितना है x है, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। लेकिन छोटे वाले सेमी सर्कल में अगर ये पूरा का पूरा 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7 होगा, और ये भी छोटा सर्कल का रेडियस है तो 7 होगा। बातें समझ गए? अब आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री था तो ये बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कर्ण है हमारा जो 7 प्लस x का स्क्वायर है बराबर, ये 28 माइनस x का स्क्वायर होगा और प्लस का 7 का स्क्वायर होगा। हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस वाला लगाया पर में। अब आप इसको x का वैल्यू निकालोगे, वही छोटे वाला वही इस वाले साइडेड रीजन का सर्कल रेडियस होगा, और फिर हम उसका एरिया निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं इसे। 49 x a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 28 होता है कितना? 28 का वैल्यू कितना होगा? तो 28 64 और 2 दूना 4, 8 दूना 16 1 सॉरी 64 4 8 दूना 16 दूना 32 हो गया ना, यानी 784। 28 का जो स्क्वायर होगा 784 होगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, स्क्वायर वो सिखाएंगे बाद में, अभी समझिए। ये 784 हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, माइनस 56x हो गया और प्लस 49 हो गया। 49 यहाँ भी है, 49 यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है ना। तो 14 प्लस x 56x कितना होगा? 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70x का वैल्यू 784 के बराबर। x का वैल्यू इसको सॉल्व करना है, 784 तो यहाँ 0 है, सॉरी 70 है तो 7 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में, और एक 0 था यानी 11.2। x का वैल्यू कितना मिल चुका है आपको? 11.2, यानी इस एरिया इस सर्कल का जो रेडियस है वो 11.2 है। अब आपको चाहिए क्या? एरिया चाहिए ना, तो पाई r स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर का मतलब 11.2 का स्क्वायर। यही करते हो। 11.2 आपको पता है, मतलब अगर 112 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये चीज़ें आपको सिखाया गया है। अगर आप नहीं जानते हो तो जाके देखिए मेरी पिछली वीडियो, जिसमें हम सिखाएं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। बहुत सारा तरीका हो सकता है। देखिए पहला तरीका है कि 112 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है तो हमें जोड़ देंगे उसी में, तो 112 में 12 जोड़ेंगे 124, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर 144, तो 1 2 5 4 4। पहला तरीका जो हमारा था मिल चुका है एरिया, सॉरी स्क्वायर मिल चुका है, यानी 22/7 गुना 125 44, 125 44, और यहाँ 1 0 था हमने लगा दिया 2 0, 7 से ही कैंसिल होगा, काटिए ना, 7 एक बार में 5, 7 7 49, 6 9 7 63 और 7 दूना 14.2। देखिए यहाँ से 22 है और यहाँ 17.92 है, यानी इकाई अंक 2 गुना 2 4 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में किसका इकाई अंक 4 है, तो ये हमारे सामने केवल और केवल चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 394.24, और यही एकमात्र हमारा सही आंसर है। बात समझ रहे हो? क्या किया हम? 22 को इससे गुना करना था, हम गुना नहीं किए। ऑप्शन देखे तो सारे ऑप्शंस का इकाई अंक बिल्कुल अलग अलग था, और ये अप्रॉक्सीमेट में हमने कहीं निकाला भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं हमने लगभग में निकाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने वैल्यू इसमें निकाला है सारा का सारा। तो यहाँ से 2 और 2 को गुना किए 4 था, और केवल एक ही ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में, और ये हमारा उत्तर होगा, है ना। मिटा दें इस चीज़ों को। तो ये थे ज्योमेट्री के हमारे कुछ सवाल आज के, और अब हम 5 से 6 सवाल करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है जो हमारे अर्थमेटिक वाले कैटेगरी में पूछे गए थे, और ये सारे एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस मेंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, और मेंस के एग्ज़ाम आने वाले भी हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, बहुत अर्थमेटिक तो बिल्कुल इजी होता है ना, वैसे ही ख़त्म होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। मिश्रण ए में 10% एसिड है और मिश्रण बी में 20-30%, यानी दो हमारे सामने मिक्सचर है ए और बी, जिसमें कहता है कि ए में 10% एसिड है और बी में 30% एसिड है। कहता है कि मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि पूरे मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। बिल्कुल एलिगेशन वाला क्वेश्चन है,
आपको पता है ये सारी चीज़ें। 30, 5 और 15 यानी 1:3 आपका ये क्या हुआ, उत्तर हो गया, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न कहता है कि ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। हमारे सामने कितने लोग हैं? ए हैं, बी हैं और सी हैं। कहता है कि ये 3 और 8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार शुरू किया है। 4 महीने के बाद सी के द्वारा बी जितने भी निवेश किए थे उसके 3/4 राशि निवेश करके बिजनेस शुरू करता है। बी कितना है? 8, और इसका 3/4 कितना होगा? 6। 3/4 6 होगा ना। अब ये जो है वो सी निवेश करता है, लेकिन कितने महीनों के बाद? 4 महीनों के बाद। तो पूरे साल के अंत के लिए ये 8 महीना इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा 12 महीना इन्वेस्ट किया, और ये भी पूरा का पूरा 12 महीना इन्वेस्ट किया है। अब हमें पता है टाइम गुना जो इन्वेस्ट होगा वो प्रॉफिट देगा। अब ये चीज़ें के रूप में कहते हैं कि वर्ष के अंत में जो उनका लाभ कितना था, यदि सी को 24,000 रुपया मिला, यदि सी को, क्वेश्चन क्या है, वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, यदि सी को 24,000 रुपया मिला। देखिए यहाँ से 8 छक 48 होता है, लेकिन इसे मिला है 24,000 रुपया। देखो यहाँ से अगर हम इस 1000 को हटा दें तो आपको दिख रहा है कि जितना इसको मिला है उससे आधा रुपया यहाँ मिला है। अगर हम 1000 को हटा देंगे तो लास्ट में 1000 लगा देंगे सभी जगह। तो यहाँ देखो 12 × 8, अगर इसका आधा मिलेगा तो कितना मिलेगा? 48 मिलेगा, ठीक है ना, आधा ही मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ 36 है तो यहाँ मिलेगा तो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा, आधा मिलेगा, और लास्ट में हम 1000 लगा देंगे। टोटल कितना राशि हो गया? देखिएगा 8 8 16 4 20 हाथ में 2 4 2 6 1 7 2 9, लास्ट में 1000 लगा दीजिए। उनके लाभों का लाभ कितना हो गए? टोटल का टोटल 90,000 रुपया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न फिर से हमारा है, कहता है कि ए तथा बी किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं और बी और सी 36 दिनों में। ए और बी किसी काम को 40 दिनों में, बी और सी उसी काम को 36 दिनों में, वे तीनों मिलकर 24 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर 24 दिन में कर लिए, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? सबसे पहले तीनों का आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा? तो 40 है ना, 40 ले लिए। अब 36 में 936 होता है, 40 है यहाँ पे, 9 से गुना कर लेंगे। 24 में हमें 6 × 24 चाहिए, 6 भी है और 4 भी है, ठीक है, समझ में? ये एलसीएम है हमारा, ये टोटल 360 होगा। अब ये 40 है तो ये 9 होगा, ये 10 होगा, और ये कितना होगा? 24 एक बार में, और 24 × 5 यानी 15। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, हम निकाल लिए एफिशिएंसी, यानी ए और बी, बी और सी, सॉरी ए और बी, बी और सी, और ए और बी और सी तीनों मिलकर के, है ना, इतना काम प्रत्येक दिन वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहे कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए जब हम ए और बी को यहाँ से दोनों को मिलाते हैं तो टोटल हमें ए बी प्लस सी और एक एक्स्ट्रा बी मिल रहा है। तो इस तरह से जो टोटल हमारा प्रश्न है वो 10 + 9 19 होगा। लेकिन इस 19 में एक जो बी एक्स्ट्रा है वो कितना है, जबकि तीनों कितना कर रहा है? 15 क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तो 19 क्यों आ रहा है? क्योंकि बी हमारा 4 एक्स्ट्रा था। बात समझ गया? अब आपको करना क्या है, बी कितना दिन में करेगा? तो बी की क्षमता मिल चुकी है, टोटल वर्क है हमारे सामने, तो टोटल दिन निकालने के लिए वर्क बटा एफिशिएंसी निकल चुका है दिन हमारा। तो यही हमारा प्रश्न, समझ में आई ये बातें? हमने ये क्या किया कि a + b + c, और क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ोगे तो एक बी यहाँ और एक बी यहाँ भी है, तो टोटल हमारे सामने 2 बी हैं। तो 2 बी क्यों हुआ है? क्योंकि एक देखो तीनों मिलकर के यहाँ 15 क्षमता से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ 4 मिलकर यहाँ 4 लोग हो गए, ए बी सी और एक बी और हो गया, तो 19 लोग क्यों हुए? क्योंकि बी 4 एक्स्ट्रा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। ये तो बहुत आसान प्रश्न आते हैं ना, ज्योमेट्री के अच्छे सवाल थे। जितने भी फिगर बेस्ड सवाल है ना जो कॉम्प्लिकेटेड है वो सब के सब हम करेंगे।
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी अकेले काम करते हुए 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेता है काम को। ए बी और सी ये 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेता है। वे सभी 4 दिन साथ में काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। ये लोग 4 दिनों तक काम किए, टोटल अगर इसका हम वो करेंगे तो 100, 150, 300, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, टोटल का टोटल 300 होगा। अब ये कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखिए कहता है वो 4 दिनों तक काम किए साथ में, तो 6, 4, 10, 15, 25, यानी 4 दिनों तक टोटल कितना काम कर लेंगे, 25, 100 काम कर लिए। अब 300 में 100 काम हो गया है, शेष काम कितना है, 200। अब कह रहे हैं कि बचे हुए काम ए तथा बी कितने दिनों में करेंगे। बचे हुए काम को ए और बी को करना है, और बचा हुआ काम ए और बी का क्षमता 6, 4, 10 यानी 200/10 यानी 20 दिनों में करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। लागत मूल्य वाला प्रश्न आ गया, चलो आगे जगह कर देते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, यानी सीपी हमारे सामने 100 रुपया हो गया, और इसे बढ़ाकर 200% बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो अगर हम सीपी को 1 मानते हैं तो एपी 3 होगा, सिंपल रेशियो में लेके चलेंगे। और कहता है 25% छूट देने के बाद, देखिए ना 25% छूट देने के बाद अगर हम इसको 100 कर लें, वैसे ये 1 है ना और ये 3 है, और छूट कितना दिया जा रहा है, 25%, मतलब 1/4, यानी कि आपका जो एमपी है वो 4 होना चाहिए और 1 रुपया छूट होना चाहिए, यानी डिस्काउंट होना चाहिए, यही कह रहे हैं। तो बताओ यहाँ से कि अगर एमपी 3 है और यहाँ एमपी 4 है, 4 का मल्टीपल बनाने के लिए 4 से गुना कर लें, तो ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 12 होगा। देखो कितना आसान है, ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 12 होगा। अब आप देखो गौर से यहाँ से कि एमपी 12 है, तो एमपी यहाँ 12 करने के लिए 3 से ऊपर और नीचे 3 से, यानी जब यहाँ एमपी 12 था तो कितना का छूट मिला है, 3 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 होगा। समझ में आया क्या हमने किया कि एमपी से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के लिए एमपी को हमने सीपी से पहले बराबर कर लिया, एमपी को दोनों जगह। तो हमने यहाँ 4 था और यहाँ 3 था, तो दोनों को 12 बनाने की कोशिश किया है। 12 बनाने के लिए यहाँ 3 था ना, तो 4 से गुना कर दिया, और वहाँ 4 था तो हमने 3 से गुना कर दिया। अब 3 रुपया छूट दे रहा है 12 रुपये के अंकित मूल्य पे, तो सेलिंग प्राइस 9 रुपया होगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अब क्वेश्चन कहता है कि 540 रुपये में बेच देता है, तो एक्स का मान बताइए। 540 रुपये में बेच रहा है, यानी एसपी का वैल्यू 540 रुपया है। अब बताओ 9 का मान 540, तो 1 का मान आप कहोगे 60, इसलिए 4 का मान 240, एक्स का मान 4 ही था ना सीपी, ये हमारा 240 हो गया। समझ में आया आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। अगला प्रश्न कहता है, इसे मिटा दें। अगला प्रश्न क्या कहता है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात दे रखा है 5:3। अब कहता है कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। जब युद्ध हुआ तो वहाँ नष्ट हो गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 है। अब जो टैंक और प्लेन का अनुपात है वो 2:1 रह चुका है। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या थी, बताना है। युद्ध के बाद टोटल टैंकों की संख्या क्या थी। टैंक हमारा 1000 नष्ट हो रहा है और प्लेन हमारा 800 नष्ट हो गया। पहले ये रेशियो था, नष्ट होने के बाद हमारा ये रेशियो रह गया। आपको वैल्यू निकालना है टैंक और प्लेन का, ठीक है। फिर बताना है कि युद्ध के बाद टोटल कितने टैंक शेष रह गए। बताओ आप यहाँ से कि ये 5 और 1 है, हमें वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 5 और 6, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। यहाँ से हम क्रॉस वाला तरीका से निकाल रहे हैं रेशियो कि 5 गुना 1 करेंगे और 3 गुना 6 करेंगे, तो इसका जो अंतर होगा वो 1 होगा। फिर 2 और ये 8 दूना 16 और 1000, यानी अंतर इसका कितना हुआ 600। 1 का वैल्यू कितना हो गया 600, तो 3 का वैल्यू 1800 और 5 का वैल्यू 3000, यानी टैंक टोटल प्रारंभ में कितना था 3000 और प्लेन कितने थे 1800। बोला है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बताइए, तो 1000 तो नष्ट हो चुका है ना, तो टोटल कितना रह गया हमारे सामने 2000 रह गया। यही थे हमारे टैंकों की संख्या 2000। और अगर आपसे प्लेन पूछा जाता तो 800 घटा देते, यानी 1000 हो जाता। फिर बात समझ रहे हो। तो ये था हमारा तरीका करने का। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, तो फिर आप ये तरीका लगा लेना 5x - 1000
और 3x माइनस 800 बराबर 2:1। ये वाला तरीका से x और y का वैल्यू निकाल देना, x का वैल्यू निकाल के यहाँ रख लीजिएगा, या फिर क्या करिएगा दोनों के अंतर को बराबर करने की कोशिश करिएगा, वो भी तरीका से आप निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तमाम तरह की चीज़ है, आप क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है ना। और भी प्रश्न थे क्या? ठीक है, एक प्रश्न और रह गया, आइए वो भी देख लेते हैं। सॉरी, एक प्रश्न और रह गया कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्र का औसत अंक 65 है। कहता है बाद में ऐसा पता चला कि 38 के बजाय उसने 83 लिखा है, 38 के जगह पे उसने 83 लिख दिया। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, है ना। तो बताते हैं कि सही औसत क्या होगा। बताओ 38 के जगह पे 83 लिख दिए हो तो कितना ज़्यादा लिख दिए हो? तो आप कहोगे सर 5×45, यानी कितना आप ज़्यादा लिखे हो? 45 ज़्यादा लिखे हो। टोटल छात्र कितने थे? 50, तो सभी छात्रों पे कितना ज़्यादा आप लिख दिए? तो आप कहोगे सर 45 दूना 90 और 50 दूना 100, यानी 0.9 सर ज़्यादा लिख दिए हैं। तो सही औसत करने के लिए 0.9 को घटा दोगे, यानी 64.1। यही हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, आप कर लोगे, ये बहुत ईजी चीज़ है। ऐसे ही प्रश्न को हम करेंगे एग्ज़ाम में। ये समझ में नहीं आया क्या? ऊपर निकल गया। बोला हमने कि 38 से 83 45 ज़्यादा था और 50 कुल छात्र थे, तो सभी पे बराबर बांटेंगे तो 0.9 सभी छात्र ज़्यादा हो गए, इसलिए औसत में 0.9 घटा दी। यही सही औसत होना चाहिए था, है ना, जब हमारा 38 लिखा जाता, लेकिन हमने लिख दिया था 83, इसलिए ज़्यादा था 0.9। तो ये थे आज के 10 से 12 सवाल जिसको हमने कराया है, और शायद आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ज्योमेट्री के सवाल बहुत अच्छे सवाल थे। आप कोशिश करिए समझने का, देखने का। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको वो चीज़ें हार्ड लगती है ना, समझ में नहीं आती है, तो आप ऐसे बोर हो जाते हो और कहने लगते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर अच्छे पढ़ाया नहीं जा रहा है। वैसा नहीं है, आप कोशिश करिए समझने का, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 2 बार से 3 बार, 3 से 4 बार आप देखिए वीडियोज़ को, बिल्कुल समझ में आएगा। और बहुत अच्छा चीज़ आप पढ़ रहे हो। जो आपके एग्ज़ाम में बहुत टफ लगते थे ना, उस चीज़ों को हमने उठाने की कोशिश किया और वो हम करवा रहे हैं आपको। तो इस तरह से इस चीज़ों को और भी लोगों तक पहुंचाइए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में इसी तरह से बहुत अच्छे सवालों के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोज़ को वॉच करते रहिए, लोगों तक शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ भी हम रोज़ क्वेश्चंस ऑफ द डे यानी क्वांट क्वेश्चंस दे रहे हैं, SSC जो सीजीएल मेंस है उसके लिए। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ने की कोशिश करिए, फेसबुक पेज पे जुड़िए, जिससे हो सके कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको मिल जाए बहुत आसानी से इस एकेडमी का, है ना। तब तक के लिए